हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आज बहुत इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि इन्फोसिस में 10% की एक डाउनसाइड मूव देखने के बाद अब आईटी स्टॉक्स पर और स्पेशली इन्फोसिस पर करना क्या चाहिए। हमारे साथ इटिना और इटिना स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया बने हुए सारी व्यूअर्स की उन क्वेरीज का जवाब देने के लिए। निकुंज, पिछले कुछ हफ्तों से जब हम बात कर रहे थे, खैर ये रिजल्ट्स है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सरप्राइज किया, लेकिन आप ये बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं बाजार सबड्यूड नंबर्स को के लिए तैयार है और आईटी स्टॉक्स इतने नहीं गिरेंगे। आप सरप्राइज हुए इन नंबर्स पर? सबड्यूड नंबर्स के लिए तैयार है मगर इतने खराब नंबर्स के लिए रेडी नहीं है। मार्केट में क्या होता है प्रियंका, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगर मार्केट के अंदर स्टॉक ऊपर क्यों जाता है, एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे नंबर आ गए। मार्केट क्यों नीचे जाता है, अचानक शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ख़राब नंबर आ गए। इन्फोसिस ने Q3 में आकर के बोला था भाई हमने अपनी गाइडेंस बढ़ा दी है। उसका मतलब ये था कि उनको Q4 के अंदर विजिबिलिटी दिख रही थी, क्योंकि इन्फोसिस हमेशा एनुअल गाइडेंस देता है। तो Q3 में आकर के अगर आपने एनुअल गाइडेंस बढ़ाई, यानी कि जो क्वार्टर गया है उनमें उनको अच्छा रुख रख रहा था, मगर उन्होंने क्या डिक्लेयर करा, आपने जब आपने अपनी गाइडेंस दी थी तो आपने जनवरी में गाइडेंस दी थी पूरे तिमाही की। तो यानी 3 महीने में क्या चेंज हो गया? 3 महीने के अंदर क्या चेंज हो गया? और 3 महीने के अंदर ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि बहुत बड़ा परिवर्तन आया है ग्लोबल मैक्रोज में या फिर क्लाइंट पोजीशनिंग के अंदर। तो क्या इन्फोसिस ने जो अपना बिजनेस आउटलुक दिया था, क्या उसके अंदर उन्होंने ओवर ऑप्टिमिज्म बिल्ट इन कर लिया था? मुझे लगता है वही हुआ था। अब आपको ये समझना है कि जी आज तो शेयर 10% से ज़्यादा नीचे का है, अब शेयर कहाँ जाएगा? ये 2023 की जो साइकिल है 2003 से कैसे डिफरेंट है, 2008 से कैसे डिफरेंट है, 2014-15 से कैसे डिफरेंट है? बिकॉज आईटी के अंदर हर 3 से 5 साल के अंदर कुछ ना कुछ स्लो डाउन आता है। तो क्या स्लो डाउन उन साइकिल से ज़्यादा रहेगा, क्या स्लो डाउन उन साइकिलों से कम रहेगा? और इस बार एक इन्फोसिस में हम एक कहावत बोलते थे, इन्फोसिस को जब जुकाम होता था पूरे मार्केट को बुखार होता था। तो आज ऐसा नहीं हुआ है। आज मार्केट में अगर आप देखें तो टीसीएस 2% नीचे था, टेक महिंद्रा नीचे से ऊपर उछला था, केपीआईटी उछला था। तो मार्केट में मुझे जो लग रहा है जो सेल ऑफ हुआ है वो आईटी में नहीं हुआ है, वो इन्फोसिस में हुआ है। इन्फोसिस तो खैर बड़ा ड्रैगर रहा, लेकिन ऐसे में आप रिटेल इन्वेस्टर करें क्या निकुंज? अगर आप ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स देखें तो 30% तक के डाउनग्रेड ब्रोकिंग हाउसेस ने दिए हैं। इन्फोसिस में आप क्या इतनी बड़ी गिरावट को देखने के बाद एक बॉटम आउट का प्रोसेस नियर टर्म में दिखता है क्या इन्फोसिस में? देखिए 10% गिरने के बाद और बेचना नहीं चाहिए, मगर 10% यहाँ से और गिरता है तो खरीदना ही चाहिए। क्योंकि हम एक साल आगे की अगर बात करें, एक साल आगे की बात अगर हम करें तो मुझे लगता है कि काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। हमें पता लग जाएगा कि एक प्रकार से मैक्रोज जो यूएस के कहाँ पे सेटल हो रहे हैं। हमें एक प्रकार से पता लग जाएगा कि एक साल आगे 2014 इलेक्शंस के पहले जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स हैं उनकी रणनीति क्या रहेगी। एक बात ज़रूर है कि जो आईटी की जो साइकिल जो मुझे समझ आ रहा है, जो मैंने इन्फोसिस के मैनेजमेंट से बात करी थी, टीसीएस के मैनेजमेंट से बात करी थी, एक बात तो समझ में आ रहा है कि ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ अर्निंग्स हो रहा है। देखिए आपकी ग्रोथ थी 8 से 12% सेक्टर की कोविड से पहले। कोविड सेक्टर के बाद वो होगी मिडिल डबल डिजिट। और माइंड यू प्रियंका, बेसिस काफ़ी बड़े हैं। यह कंपनी जो है वो करीब 1 से $1.5 बिलियन क्वार्टर का प्रॉफिट करती है, तो काफ़ी बड़े बेसिस हो चुके हैं इनके। उस बेस के अंदर इनकी जो ग्रोथ कोविड की वजह से थी वह करीब 3 से 4% बढ़ गई। अब जो ग्रोथ हो रही है वो प्री कोविड एरा में वापस नॉर्मलाइज हो रही है। तो जो ग्रोथ है हिस्टोरिकल ग्रोथ पर वापस आ चुकी है। जब ग्रोथ हिस्टोरिकल वापस आ चुकी है तो वैल्यूएशन भी हिस्टोरिकल आएंगे। तो मुझे लगता है कि वापस होने वाला है वो, मगर 8 से 10% ग्रोथ इनकी रहेगी। तो आप अगर आप इस नज़रिए से सेक्टर को देखें कि हर 2-3 साल में एक बायबैक आ जाता है, हर 2-3 साल के हर 2-3 साल के अंदर एक अपटर्न मिलता है, एक डाउनटर्न मिलता है। अब जब डाउनटर्न में आप लेते हो, जो अपटर्न आता है तो आपको उसमें कमाई होती है। 8 से 10% आपको ग्रोथ मिलती है और एक बेहतरीन मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ नहीं है, कैश फ्लोज आपको मिलता रहता है, डिविडेंड इनके अंदर आता रहता है, ग्रोथ में वॉलेटिलिटी रहेगी मगर ग्रोथ रहेगी। तो उस प्रकार के नज़रिए से अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि आईटी के अंदर बने रहना चाहिए। मगर आप चाहते हैं कि भाई हर साल आपको 15-20% अप्रिसिएशन मिले, 15-20% ग्रोथ मिले, तो ये सेक्टर शायद अब एक मैच्योर सेक्टर है। इसके अंदर ये अब आपको उम्मीद नहीं करना चाहिए। तो निकुंज, क्या पूरे सेक्टर से उम्मीद ना करें? क्योंकि एक व्यू ये भी बन रहा है कि मिड कैप आईटी जहां जो अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं, जो डिलीवर कर सकते हैं, उन पर आप अभी भी नजर रख सकते हैं। नहीं, देखिए मिड कैप आईटी के अंदर हमेशा एक समस्या होती है, इनके अंदर बेस अलग होता है। दूसरा टैलेंट जो इनके अंदर होता है हमेशा बेस्ट नहीं होता है। जो टैलेंट इंडियन किसी भी आप गाड़ी बनाते हैं तो आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल क्या होता है? दरवाजे के लिए प्लास्टिक होता है, इंजन के लिए लोहा होता है, टायर के लिए हवा होती है। तो रॉ मटेरियल की जगह जो रॉ मटेरियल होता है उसके अंदर
आईटी के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है टैलेंट पूल। जो टैलेंट पूल अक्सर होता है वह टैलेंट पूल अक्सर बड़ी ब्रांडेड कंपनीज या बड़ी ब्रांड्स के पास जाता है, हमने देखा है। तो मुझे लगता है जो टैलेंट रहेगा बड़ी कंपनीज के पास ही रहेगा। तो बड़ी कंपनीज में अगर रिस्ट्रिक्ट करें तो टीसीएस है, कंफर्ट स्टॉक है, ग्रोथ उसकी है और मैनेजमेंट को चेंज को लेकर के मार्केट में चिंता नहीं है। इन्फोसिस में इसलिए और लोग डिसअपॉइंट हुए हैं बिकॉज सलील साहब गाड़ी को पटरी पर ला चुके थे, गाड़ी 5th गियर में आ चुकी थी, अचानक उन्होंने यू टर्न लिया है। तो इन्फोसिस का जो मार्केट में जो कॉन्फिडेंस आया था वो चेंज हो गया। सेकंड, थर्ड टेक महिंद्रा, उसमें उम्मीद रखनी चाहिए। उसमें उम्मीद इसलिए रखनी चाहिए बिकॉज वहाँ पे चेंज ऑफ गार्ड है, वहाँ पे BFS है, बिजनेस कम है, वहाँ पर चेंज ऑफ गार्ड और P मल्टीपल सस्ता है और टेक महिंद्रा या महिंद्रा ग्रुप अपने आईटी बिजनेसेस को ठीक करने का ट्राई कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वो डार्क हॉर्स हो सकता है। विप्रो अभी एक थोड़े कठिनाई के क्षेत्र में है। कोविड के बाद उन्होंने एक रणनीति चेंज करी थी मगर पिछले 3 क्वार्टर से विप्रो डिसअपॉइंट कर रहा है। तो जब कुछ आईटी कंपनीज डिसअपॉइंट नहीं कर रही थी, विप्रो फेल्ट द हीट द फर्स्ट। तो विप्रो इस समय मुझे लगता है वीक लिंक हो चुका है। HCL टेक क्वार्टर देखते हैं बिकॉज उनके अंदर एक डिफरेंशिएटिंग पार्ट ये है कि उनका जो मार्जिन लोएस्ट रहता है, ग्रोथ हाईएस्ट रहती है, क्योंकि उनके पास एक बिजनेस है जिन्हें हम IMD बिजनेस बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डेवलपमेंट बिजनेस। तो देखिए वो क्या होता है बिकॉज फॉर दैट यूल हैव टू वेट। सो दैट मीन्स निकुंज, आपने ये जितनी कंपैरिजन बताई लार्ज कैप आईटी में, आपने बहुत सारे क्रूशियल फैक्टर्स हर बड़ी आईटी कंपनी के लिए बताए। इसमें ये तो एक क्लियरली दिख रहा है कि जिन भी आईटी कंपनीज का BFSI में एक्सपोजर होगा वहाँ थोड़े से हेडविंड्स रह सकते हैं। BFSI एक्सपोजर सब आईटी कंपनीज का होता है बिकॉज मेन बिजनेस ही आपका BFSI का मेजर कंपोनेंट। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि भाई BFSI बिजनेस किसका ठीक है, BFSI बिजनेस किस क्षेत्र से आ रहा है और BFSI बिजनेस जो आ रहा है वह खास करके बैंक्स में से कितना है। जिन कंपनीज में बैंक्स का BFSI बिजनेस ज़्यादा है, US में ज़्यादा है, तो वहाँ पर थोड़ी सावधानी रखिए। मगर आपका BFSI एक्सपोजर है मगर यूरोप और UK में है, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कठिनाई का जो दौर है वह ठीक होने लगा है। 4-6 महीने पहले हम बात करते थे यूरोप में ठंड पड़ रही है, गैस नहीं है, लोग ठंडे पानी से नहा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठंड आई चली गई, गर्मी आ रही है। तो मार्केट में आज जो बड़ी समस्या लग रही है कल हम उसे भूल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस समय यूरोप और UK का जो बिजनेस था जहाँ पर लोग ये बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि वहाँ लोग बात नहीं कर रहे हैं। फ्रॉम गैस क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस इन यूरोप वी आर टॉकिंग अबाउट रीजनल बैंक क्राइसिस। तो ये तो चक्र चलता रहेगा। तो जो सबसे पहले इस समस्या में घुसा था वो सबसे पहले बाहर निकलेगा बिकॉज सबसे पहले जो समस्या खत्म होगी वो UK और यूरोप की खत्म होगी। ऑलराइट, तो इस केस से तो आईटी की भी समस्या सबसे पहले शुरू हुई, तो क्या समस्या वहाँ पर पहले खत्म होंगी? नहीं, आईटी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि हर कंपनी के अंदर अलग रुख है इस समय। विप्रो के अंदर एक मुझे लगता है कि बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है और होगी। आई थिंक दे नीड टू गेट देयर मोजो बैक। अंग्रेजी में बोलते हैं यू हैव टू गेट योर मोजो बैक। उनका मैजिक खत्म हो गया। HCL टेक मुझे लगता है कि एक कठिन दौर से गुजर चुका है मगर 1-2 क्वार्टर्स में हमें पता लगेगा कि IMD बिजनेस कहाँ जा रहा है। इन्फोसिस का मुझे लगता है कि जो डी रेटिंग हुआ है वो उनकी ऑप्टिमिज्म और उन्होंने जो फॉरवर्ड आउटलुक दी थी उसको लेकर के उन्होंने जो आगे क्वार्टर की गाइडेंस दी है वहाँ पर मार्केट बहुत डिसअपॉइंट हुआ है। आपने दिखाया कुछ, करा कुछ, बताया कुछ। ये कम्युनिकेशन ही तो होती है ना प्रियंका। मार्केट के अंदर P मल्टीपल क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। और TCS के अंदर हालांकि TCS डिसअपॉइंट करता आया है मगर TCS ने उम्मीदें ज़्यादा नहीं रखी। TCS हमेशा कंजर्वेटिव रहा है। सो निकुंज, कैन वी पुट अप अ केस लाइक दिस कि मैं आपसे पूछने भी वाली थी कि इन्फोसिस वर्सेस TCS, इससे अब बहुत कंपेयर किया जा रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं ये केस बनता है कंपेयर करने का। मुझे लगता है दोनों स्टॉक्स में इस समय अवॉइड करना चाहिए। TCS महंगा है, इन्फोसिस के अंदर अभी खतरे की घंटी बज चुकी है। मेरे हिसाब से डार्क हॉर्स इस साल का टेक महिंद्रा रहेगा। ओके, सो इन नटशेल टेक महिंद्रा, क्योंकि वहाँ चेंज ऑफ गार्ड भी है, वो एक बड़ा स्टॉक होगा टू वॉच आउट करने के लिए। सो आईटी पर अभी व्यू अब यही रहेगा निकुंज का भी कि आप थोड़ा कॉशियस रहे और इस स्पेस में अभी भी बहुत सारे हेडविंड्स है, इसलिए थोड़ा दूर रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज फॉर ऑल दीज एनालिसिस एंड इनपुट्स। बहुत बहुत शुक्रिया ये खास डिस्कशन देखने के लिए।